साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमरेश ऑनलाइन क्लासेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और बीपीएससी के एग्जाम में बिहार स्पेशल का एक अहम रोल है, जहां से 22 से 25 प्रश्न सीधे सीधे आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके बीच है, बिहार में तीनकठिया प्रथा के तहत नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी। ऑप्शन देख लीजिए, 1/30, 1/20, 3/20 या फिर 3/25। तो ये जो आपका तीनकठिया प्रथा है ये आपका चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और यह जो चंपारण सत्याग्रह तो हुआ था, यह गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया उनका पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के दो मुख्य कारण है, एक था तकावी ऋण और दूसरा यही था आपका तीनकठिया प्रथा। तीनकठिया प्रथा यानी ये जो बागान मालिक है इसी के द्वारा जो किसान थे, किसानों को जबरन भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती के लिए मजबूर कर दिया गया था। और मजबूर करने के बाद ये किसानों का जो स्थिति था वह दयनीय हो गया। और इसी क्रम में एक नाम है, किसान है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, आप नाम इनका सुने ही होंगे, राजकुमार शुक्ल थे। और इन राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया और उनको चंपारण आने का न्योता दिया। और चंपारण गांधी जी जब चंपारण आए तो किसान जो बागान मालिक था वह इनसे संपर्क किए और तीनकठिया व्यवस्था को वापस लेने का उन्होंने कहा। और इस प्रकार देखा जाए तो जो बागान मालिक थे वह तीनकठिया व्यवस्था को अंततः वापस ले लिया और यहाँ गांधी जी का जो सत्याग्रह था वह सफल हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो बिहार में जो तीनकठिया प्रथा था वह 3/20वें हिस्से पर आरक्षित की जानी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किसका मुख्य योगदान था। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर श्री कृष्ण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वह आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके गठन में जो मुख्य भूमिका निभाया था वह आपका गंगा प्रसाद सिन्हा और फूलन प्रसाद वर्मा, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण हो गया और रामानंद मिश्र, ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह सामाजिक विचारधारा को बढ़ावा देना था और जो किसान थे, मजदूर थे, उनके आवाज़ को आगे बढ़ाना था और उनके संगठन को मजबूत करना था, उनका संगठन को गठन भी करना था और आवाज़ भी उठाना था, इसके बारे में उनको जागरूक भी करना, ये भी आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इन्हीं के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है आपका श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो ये बिहार के पहले सीएम रह चुके हैं और इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक स्वर्ण भंडार के लिए चर्चा में रहता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पूर्णिया, कटिहार, जमुई या फिर नवादा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमुई जो जिला है वह बिहार में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपका जमुई जिला है वह बिहार के दक्षिणी हिस्से में है जो कि झारखंड से सटा हुआ है। आप यहाँ ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये जमुई है और यहीं पर सर्वाधिक स्वर्ण भंडार पाया जाता है। जमुई आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें ऑप्शन में आपका पूर्णिया दिया हुआ है, तो पूर्णिया के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, क्या होता है? तो बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। वही कटिहार की बात करें
तो कटिहार में आपका मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैप में देखिएगा पूर्णिया, तो यह बिहार के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। यहाँ पर पूर्णिया है, उसी के नीचे आपका कटिहार है, और ये किशनगंज रहा। ये तीनों का तीनों जो जिला है वह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल से कितने जिले सटे हुए हैं? तो 3 जिले सटे हुए हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में है एक नवादा, तो नवादा में आपका याद रख सकते हैं कि जो काकोलत वाटरफॉल है, काकोलत वाटरफॉल या काकोलत जलप्रपात, ठीक है, वह आपका नवादा में ही स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर देखा जाए तो जमुई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, या फिर अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत होती है वह आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू होता है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू होता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। यदि मैं असहयोग आंदोलन के महत्व की बात करूं तो असहयोग आंदोलन की जो राष्ट्रीय आंदोलन में इसका महत्व भूमिका रहा है, ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं। और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यही है। और इस आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया और लोगों में निर्भीकता व उत्साह का संचारण भी किया था। और इस आंदोलन से जनता को अपनी वास्तविक शक्ति का आभास हो गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो असहयोग आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्रांतिकारी का मौत हो जाता है? तो तिलक का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चौड़ा चौड़ी कांड होता है आपका 5 फरवरी 1922। कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है चौड़ा चौड़ी कांड। और चौड़ा चौड़ी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और बात करें तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वह आपका दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वह होता है आपका नागपुर में। कहाँ होता है? नागपुर में होता है। और यहीं पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि असहयोग यानी सरकार को सहयोग नहीं करना है, असहयोग करना है। और असहयोग आंदोलन में ही जो विदेशी कपड़ों का आयात होता था भारत में, और जो विदेशी कपड़ों का भंडारण था, उसको भारतीय लोगों ने, भारतीय क्रांतिकारियों ने जलाना शुरू कर दिया। और इसके जब जलाना शुरू किया उसके बाद विदेशी कपड़ों के आयात में भारी कमी आ गई और इसका असर सीधा सीधा सरकार पर पड़ने लगा। इसके अलावा जो उस समय असहयोग आंदोलन के समय जो देश के बड़े बड़े वकील थे उन्होंने भी अपना पद को त्याग दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो शिक्षण संस्थान थे उसको भी बंद कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं, यहाँ सदाकत आश्रम की चर्चा किया गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। सदाकत आश्रम की बात करें तो यह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थलों में से एक था। और जो सदाकत आश्रम है यह आपका पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और सदाकत आश्रम की जो स्थापना हुआ था वह आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ठीक है, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये आपका सदाकत आश्रम है, यह मुख्यालय रहा है। ठीक है, किसका मुख्यालय रहा है? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह मुख्यालय भी रहा है। और यहीं से आंदोलन में जाने के लिए रणनीति बनाई जाती थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर मैं सदाकत की बात करूं तो सदाकत एक अरबी शब्द है। क्या है? तो सदाकत एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है आपका सत्य। ठीक है, क्या होता है? सत्य होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है,
बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, नवादा, नालंदा, मुंगेर या फिर रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा, काकोलत जो जलप्रपात है वह आपका मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुंगेर जिले में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुंगेर का जो लोकेशन है वह बिहार के मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, बांका, भागलपुर, जमुई और लखीसराय और ये खगड़िया, बेगूसराय, इन सभी जिलों से सटा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। काकोलत जलप्रपात कहाँ है? तो मुंगेर में है। वही आपको माफ़ी चाहता हूँ, काकोलत जो जलप्रपात है वह आपका नवादा जिले में है। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो काकोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नवादा का लोकेशन मैप में आप देख सकते हैं, यह पूरा का पूरा ये नीचे वाला हिस्सा बिहार का दक्षिणी हिस्सा है, और जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर आपका नवादा जिला है, और यहीं पर काकोलत जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महिपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह प्राचीन समय में बौद्ध का जो शिक्षा है उसका केंद्र रहा है। ठीक है, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का काफ़ी महत्व है, और इसका जो स्थापना हुआ था वह पाल शासक ने किया था। ठीक है, तो पाल शासक आपका धर्मपाल है, इन्हीं के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ऑप्शन देख लीजिए आपका 1911, 1913, 1919 या फिर 1923। तो आपका बिहार विधान परिषद है, यानी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका जो स्थापना हुआ था वह आपका 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बिहार की बात करें तो बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, एक विधान परिषद की व्यवस्था है और दूसरा विधान सभा की व्यवस्था है। तो विधान परिषद में जो सीटों की कुल संख्या है वह है आपका 75 है, और विधानसभा में विधान परिषद में 75 सीट है, और विधानसभा में आपका 243 सीट है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही विधान परिषद के अभी वर्तमान समय का जो चेयरमैन की बात करें तो वो है आपका अवध नारायण सिंह। कौन है? तो अवध नारायण सिंह है। वही विधानसभा के चेयरपर्सन की बात करें तो डॉक्टर प्रेम कुमार है। कौन है? ठीक है, तो डॉक्टर प्रेम कुमार है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बिहार की बात हो रहा है तो बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वह है आपका 40 है, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वह है आपका 16। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार में बल सुंदरी, ताल और कगार किस शब्द जो है, ये तीनों शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, कृषि उत्सव, मिट्टी के प्रकार, सिंचाई तकनीक या फिर लोक नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलसुंदरी हो गया, ताल हो गया, कगार हो गया, ये सारा का सारा मिट्टी के प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, पीर अली खान, कुंवर सिंह, अमर सिंह और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की जो क्रांति का शुरुआत हुआ था वह आपका 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगर आपसे सवाल पूछ दे कहाँ से शुरू हुआ था तो यह मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। मेरठ छावनी से यह शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे यह उत्तर मध्य भारत में भी फैल गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह का नेतृत्व भी किया हुआ है। ठीक है, और इसके जो 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह के जो नींव रखा था वह रखा था आपका मंगल पांडे ने। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह का नींव रखा था। ठीक है,
तो इस प्रकार देखा जाए तो बिहार की बात हो रहा है 1857 के विद्रोह में के दौरान बिहार में जो क्रांतिकारियों के नेता थे वह थे आपका कुंवर सिंह थे। यहाँ ऑप्शन पीर अली भी है, चूँकि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किया था, वही पीर अली खान ने आपका पटना में इसका नेतृत्व किया था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों राइट आंसर है। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑप्शन डी पर टिक लगा सकते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है वह कौन सा जिला है? तो ऑप्शन देख लीजिए, किशनगंज, चंपारण, रोहतास या फिर कटिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार का जो किशनगंज जिला है वह आपका पश्चिम बंगाल से भी अपना सीमा साझा करता है और नेपाल से भी सीमा साझा करता है। तो बिहार के मैप में आप देखिए ये रहा आपका किशनगंज। ठीक है, किशनगंज ये रहा और ये बिहार के उत्तर में आपका नेपाल है और बिहार के जो पूरब में है वो है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम चंपारण। और ये जो किशनगंज जिला है वो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। यहाँ चूँकि बाउंड्री की बात हो रहा है तो ये रहा उत्तर में आपका नेपाल है और नेपाल से जो बिहार के कुल 7 जिले साझा होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही अगर पश्चिम बंगाल की सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले साझा करते हैं। कौन कौन सा? किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार हो गया। और ये जो आपका कटिहार जिला है वह आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। चूँकि बिहार के दक्षिण में झारखंड है और बिहार के आपका पश्चिम में यूपी हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं झारखंड के साथ कुल कितने जिला है वो सीमा साझा करता है। तो वह है आपका 8 जिला है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक हो गया आपका रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा आपका हो गया बांका, सातवां भागलपुर हो गया और 8वां हो गया आपका कटिहार। तो इस प्रकार देखें तो 8 जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी के जिला की। तो यूपी का जो बिहार के जो 8 जिले हैं वो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? तो पश्चिम चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया और रोहतास हो गया। ठीक है, तो ये 8 जिले हैं जो बिहार का यूपी के साथ सीमा साझा होता है। ठीक है, तो इसमें आप पश्चिम चंपारण देखिए, ये जो पश्चिम चंपारण जिला है वह आपका नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और यूपी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। वही ये जो आपका रोहतास वाला जिला है वह आपका यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये आपका 4 जिले हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कटिहार और रोहतास। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।